आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में द हिंदू टुडे लंदन ने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित रमेश चिंतक से ज्योतिष शास्त्र पर विस्तार से बातचीत की है। इस बातचीत को हम सिलसिलेवार तरीके से पेश करेंगे। तो आइए पंडित रमेश चिंतक से ये जानते हैं। एक सवाल और आपसे है, क्या जब से कंप्यूटर में कुंडलियां बनने लगी हैं, पहले पंचांग से और हाथ से कुंडली बनती थी, अब एक नया लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया है, या भ्रम कह लीजिए या परोस दिया गया है। बुध इतने पावर का है, शनि इतने पावर का है, ये बहुत कम पावर का है, तो इसमें आपको ये कहीं आपको लगता है कि इस कंप्यूटर जनित कुंडली में कुछ इस तरह की बातें आती हैं कि पावर, ग्रहों के पावर गेम का भी कुछ खेल होता है क्या? अगर बुध अस्त है तो क्या वो जातक बुद्धिहीन होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बड़ा देखो कॉम्प्लेक्स बात है। इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि अब कंप्यूटर से जो कुंडली बनती है मेरी दृष्टि में ज़्यादा एक्यूरेट बनती है। पहले जब हाथ से लोग मेहनत करते थे उसमें मैनुअल एरर, मैनुअल मिस्टेक होने की संभावनाएं थी, लेकिन कंप्यूटर में नहीं। अब लेकिन डिपेंडेंसी बहुत हो गई है। एक दिन अब जैसे आप सोचो कि जो मोबाइल अटैक्स होने लगे हैं दुनिया में, जी जी जी। कल को आपका मोबाइल आपको ये लगे कि यही मेरी जान ले लेगा तो आप तो मोबाइल छोड़ दोगे। लेकिन आप कितने पीछे हो जाओगे। अब अगर कंप्यूटर में उसी तरह का वायरस आने लगा जो कि जीवन को खतरा दे सकता होगा, तो परंपरा नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, कुंडली बनाना हम आज भी सिखाते हैं। अगर कुंडली बनाना आदमी जानेगा तो कल कंप्यूटर नहीं रहेगा तो भी वो बना लेगा। अब क्या होने लगा है कि बहुत डिपेंडेंसी हो गई है। अब तो एक क्लिक में सामने कुंडली आ जाती है। जहाँ तक आपने पावर की बात करी तो वो इस दृष्टि से नहीं होता है। वो जो डिफरेंशियल चार्ट्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि किस चार्ट में कितने चार्ट तक ये प्लैनेट पॉजिटिव पोटेंशियल रहा या नेगेटिव पोटेंशियल हुआ या पोटेंशियल लेस हुआ। तो 3 गति होती है उसकी। फिर उसको अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ले जाएंगे तो अवस्था के द्वारा देखते हैं उसके तमाम तरीके। लेकिन ये नहीं सही है कि प्लैनेट या तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है या नेगेटिव पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल लेस होता है। तो उसको देखने के तमाम तरीके हैं। वो एक विस्तृत चर्चा में बात समझ में आ सकती है और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड हो तब समझ में आ सकती है। गुरुजी, ये जो पंचांग है, बनारस का पंचांग अलग है और उधर पंचांगों को लेकर और त्योहारों को लेकर एक विवाद खड़ा हो जाता है। कभी कि 2 रक्षाबंधन होंगे, 2 कृष्ण जन्माष्टमी होंगी, कभी कभी बीच में 2 दीपावली का भी हो गया कि नहीं, दीपावली कुछ लोगों ने कहा 1 नवंबर को है, कुछ लोगों ने कहा 31 अक्टूबर को है। तो क्या इस तरह की चीजों को पर विराम लगने का समय आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल। वो अब तो वो 1956 में मालवीय जी ने पंचांग रिफॉर्म कमेटी बनाई थी और दिल्ली में सबको बुलाया था। सारे वाराणसी में? हाँ, वाराणसी में बनाई थी, दिल्ली बुलाया था सबको। हाँ। और 2 दिन मीटिंग चली। पंचांग रिफॉर्म कमेटी, उनकी इच्छा थी कि सारे पंचांग एकीकृत हो जाए, लेकिन उनमें किसी का मतैक्य नहीं हो पाया क्योंकि वो अपनी अपनी परंपरा के लिए कुछ दृढ़ सिद्धांत पे पंचांग हैं। अब आजकल जितने एफएमएरी या कंप्यूटर जिन सिद्धांतों को लेता है वो सब दृढ़ सिद्धांत पे हैं, वाक पे नहीं। वाक का मतलब है कि अहर गण से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से जो गणना चली आ रही है उस गणना के अनुसार ग्रह की आज क्या गति है और कहाँ पर है वो गणित से निकाला जाता है। और दृढ़ सिद्धांत में देखा जाता है कि वहाँ पर आज किस स्थिति में ग्रह है, इसकी क्या स्पीड है। अब तो वैज्ञानिक उपकरण मौजूद हैं। अब सवाल इस बात का है कि वाक वाले कहते हैं कि आप जिस माध्यम से देख रहे हो उस माध्यम में कितना अंतर आ सकता है। जैसे मैं आपको चश्मे के माध्यम से देख रहा हूँ, डायरेक्ट आंख से नहीं देख रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी सही इमेज आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप चश्मा लगाए हो। ठीक है ना? तो वो एक बीच में बात आ गई। उसके कई तर्क हैं उन लोगों के, लेकिन ये निश्चित है कि अब जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों में
सब इंटरनेशनली। अब जो पंचांग रिफॉर्म होगा वो इंटरनेशनली होगा। अभी भी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी एफएमएरीज को मान रही है या जिन दृढ़ सिद्धांतों को मान रही है, उसमें हम भी वही मानते हैं और अमेरिका में जो एस्ट्रोलॉजर बैठा है वो भी वही मानता है, क्योंकि हम भी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, वो भी शायद उसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है। तो अब कुछ सॉफ्टवेयर भी इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त हो गए। गुरुजी, जो कुंडली शादी में कुंडली विचारी जाती है उसमें तमाम ग्रह होते हैं, कुछ कंसेप्शन मतलब कुछ कंफ्यूजन रहता है कि अगर नाड़ी दोष है तो शादी नहीं करनी चाहिए, ग्रह मैत्री अगर मिल रही है तो की जानी चाहिए, तो उसमें कुछ 3 चीजें 4 चीजें अगर मिल रही हैं तो शादी की जानी चाहिए। आपका बात से क्या आपका विचार है कि क्या चीजें शादी में रखी जानी चाहिए कुंडली मिलान में? पहली बात तो ये है कि शादी का जहाँ तक मामला है वहाँ केवल गुण दोष के आधार पर या गुण मिला के शादी केवल की जाए, इसे मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ इंडिविजुअल दोनों की कुंडली जरूर देखनी चाहिए कि उन दोनों का इंडिविजुअल दाम्पत्य सुख कैसा है, ठीक है। इसके बाद गुण की बात आती है। अब जो नाड़ी ये रक्त की शुद्धता की बात है, नाड़ी दोष वगैरह, वो पहले तो वैदिक समय में 40 कूट होते थे, अब तो अष्टकूट की आप बात कर रहे हैं। उसके बाद 10 कूट हुए, आजकल अष्टकूट चल रहा है, 8 चीजें मिलाई जाती है। वैदिक समय में तो वो आत्मा के स्तर तक पहुंचते थे, मन के स्तर तक नहीं। ये जो कुंडली मिलान है ये मन के स्तर तक का है। तो अब इसमें नाड़ी बड़ी डिफाइंड हो और उसके सबसे ज्यादा अंक है, 8 अंक होते हैं, तो वो सबसे डिफाइंड चीज है। अब इसमें प्रश्न ये है कि वो कहते हैं कि वर्ण के अनुसार होना चाहिए। नाड़ी जो है वो ब्राह्मण वर्ण की है, भकूट क्षत्रिय वर्ण का है, ऐसे ही योनि शूद्र वर्ण की है। तो अब राशि से ब्राह्मण देखें, यानी राशियों के वर्ण होते हैं ना, राशियां ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय होती है, ऐसे ही तो अगर दोनों वर कन्या दोनों ब्राह्मण वर्ग के हैं, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो व्यवहारिक रूप से देखी गई। दोनों ब्राह्मण वर्ण के हैं, यानी एक की कर्क राशि एक की मीन राशि, दोनों राशियां ब्राह्मण हो गई। अब इसमें नाड़ी दोष भी है, तो ये निश्चित देखा गया है कि ये अच्छी स्थिति नहीं बनी, संतान नहीं हुई और रोग रहा और पूरा जीवन नहीं, कोई भी एक व्यक्ति पूरा जीवन नहीं जीता। ये फाइन, अब तो स्टैटिस्टिकल डाटा भी उपलब्ध है ना। जी जी, हमारे यहाँ विद्यार्थी तमाम तरह तरह की जब पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो तरह तरह की रिसर्च करते हैं। एक और बात इसी में इम्पॉर्टेंट बता दूं, जो ज्योतिष के जानकार लोग हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी होगी। अगर योनि दोष है तो ये जरूरी नहीं कि दोनों का शूद्र वर्ण हो, तो भी गड़बड़ होता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाती है। क्यों कि योनि शरीर के तल की बात है, सब केवल 4 अंक होते हैं योनि के, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर महावैर योनि हो गई, सिंबॉलिकल ऋषियों ने कहा है, मान लीजिए किसी के मूषक योनि है और किसी की सर्प योनि है, तो वो महावैर, नकुल है और सर्प है, महावैर हो गई, ठीक है। तो अगर महावैर योनि हो जाएगी तो भी पॉइंट केवल 4 है, तो भी दाम्पत्य सुख में कमी हो जाएगी। गुरुजी, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और हस्तरेखा का भी कहीं कोई आप इसकी इम्पोर्टेंस देख रहे हैं? देखिए, कहाँ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो बहुत बड़ी साइंस है, नेति है, उसका 0.0001% भी अभी मैं नहीं जान पाया हूँ। हस्तरेखा वगैरह तो ये 15 दिन में सीखी जा सकती है। कीरू ने कहा है कि इट इज नॉट ए परफेक्ट साइंस। ये तो जैसे है ना, आपका ये दिमाग है, उसका डिस्प्ले है, ये सॉफ्टवेयर है, ये डिस्प्ले है। अगर किसी को, ये तो प्रयोग होकर देखे गए हैं, किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाए, तो कहा जाए तुम 15 दिन में मर जाओगे, तो मरेगा तो नहीं, लेकिन उसकी लाइफ लाइन कट जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बदलती रहती है। अगर चलो किसी का हाथ नहीं है तो उसका क्या भाग्य नहीं है, मान लीजिए किसी का हाथ कट गया तो एस्ट्रोलॉजी और इसका कोई मिलान नहीं। आपको लगता है कि ज्योतिष शास्त्र को
और पुख्ता बनाने के लिए और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है? इसका कोई ब्लूप्रिंट सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से या ज्योतिष के जो मंडली है उनकी तरफ से डिमांड किया? मैं तो कई बार इस बात को उठा चुका हूँ, सरकार के फोरम पर भी उठा चुका हूँ, और पिछली बार ही मैंने कहा था कि सरकारों को भी छांट करके बहुत अच्छे पढ़े लिखे अपने जो सलाहकार हैं उसमें एस्ट्रोलॉजर्स को जरूर रखना चाहिए। अच्छा। जितने भी ये चीज़ें बन रही हैं, नए निर्माण हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इस देश की परंपरा ज्योतिष और वास्तु की रही है, उस परंपरा से अलग हटके काम नहीं करना चाहिए। क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी ज्योतिष को लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। जो सिलेबस यहाँ पढ़ाया जाता है वही दक्षिण भारत में पढ़ाया जाता है। वही दक्षिण भारत। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की बात कर रहा हूँ। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।